बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। हम अपनी आज की डिस्कशन के अंदर न्यूक्लिक एसिड के ऊपर डिस्कस करने लगे हैं और हम देखते हैं कि न्यूक्लिक एसिड से रिलेटेड हमारे पास क्या क्या चीज़ें समझने के लिए। अच्छा भाई, पहले हम थोड़ी सी जनरल डिस्कशन कर लेते हैं अबाउट न्यूक्लिक एसिड के, ये किस तरह से डिस्कवर्ड हुआ और ये क्या होता है। देन फिर इसकी हम क्लासिफिकेशन के ऊपर डिस्कस करेंगे। एक साइंसदान था, बहुत ही यंग साइंसदान, जिसका नाम फ्रेडरिक मिशर है। ये पस सेल के न्यूक्लियस के ऊपर काम कर रहा था। जो पस सेल्स होते हैं उनके बहुत सारे न्यूक्लियस के ऊपर ये काम कर रहा था, तो इसलिए उनको न्यूक्लियाई कहा जाता है, यानी बहुत सारे न्यूक्लियस के ऊपर। तो इसने देखा कि इस पस सेल के न्यूक्लियाई के अंदर, यानी न्यूक्लियस के अंदर एक सबस्टेंस पड़ा हुआ है और उसका नाम इसने रख दिया न्यूक्लियन। क्योंकि ये न्यूक्लियाई के ऊपर काम कर रहा था तो न्यूक्लियाई से इसने रिलेटेड मिलता जुलता लफ्ज रख दिया जिसका नाम क्या है, न्यूक्लियन। अच्छा, फिर उसके बाद इसने क्या किया, न्यूक्लियन को एक सॉल्यूशन के अंदर डाला। तो इसने देखा कि जो न्यूक्लियन है उसके पास जो प्रॉपर्टीज हैं वो एसिडिक प्रॉपर्टीज हैं, यानी उसकी जो पीएच है वो क्या है, 7 से कम है। तो इसलिए इसने इसका नाम न्यूक्लियन से चेंज करके इसका पूरा नाम क्या रख दिया, न्यूक्लिक एसिड रख दिया। और इस तरह से आज हमारे पास न्यूक्लिक एसिड का वजूद हुआ। अच्छा, अब ये जो न्यूक्लिक एसिड होता है ये दो किस्मों का होता है। एक को हम कहते हैं डीएनए और दूसरे को हम कहते हैं आरएनए। डीएनए की फुल फॉर्म होती है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए की फुल फॉर्म होती है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, इनकी डिटेल आगे है, इंशाल्लाह हम डिस्कस करते हैं अपने कमिंग लेक्चर्स के अंदर। लेकिन अभी आप सिर्फ इतना याद रखें, जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो दो किस्मों का होता है। एक होता है डीएनए और दूसरा होता है आरएनए, और इनकी फुल फॉर्म भी आपको आनी चाहिए। अच्छा, अब ये जो न्यूक्लिक एसिड है, दुनिया का ऐसा कोई भी ऑर्गेनाइजम्स नहीं होता जिसके अंदर ये मौजूद ना हो। इवन यहाँ पे लिखा हुआ है कि वायरस के अंदर भी आपको ये न्यूक्लिक एसिड मिलता है। या तो डीएनए मिलेगा या तो आरएनए। वायरस के अंदर कभी भी ये दोनों नहीं होते। मैं वायरस के चैप्टर के ऊपर कंप्लीट डिस्कस कर चुका हूँ, वहाँ पे मैं रीजन भी बता चुका हूँ। क्योंकि वायरस इतना छोटा होता है, इसकी बॉडी इतनी छोटी होती है कि इसके अंदर दोनों चीजें आ ही नहीं पाती। तो इसलिए वायरस के पास या तो डीएनए होता है या तो आरएनए, लेकिन दोनों में से कोई एक जरूर होता है। और जब हम ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं तो उसके अंदर ये दोनों पाए जाते हैं। तो लिखा हुआ है कि इट इज प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनाइजम्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनाइजम्स होते हैं, चाहे वायरस से लेके ह्यूमन बीइंग तक, ये हर किसी के अंदर मौजूद होता है। अच्छा, अब ये जो डीएनए है, ये जो न्यूक्लिक एसिड है, ये अकेला भी होता है और बाज औकात कभी किसी प्रोटीन के साथ बाउंड फॉर्म में भी पाया जाता है। तो ये कहता है इट मे बी फाउंड इन फ्री स्टेट। ये जो न्यूक्लिक एसिड है ये बाज औकात फ्री भी पाया जाता है सेल के अंदर, और बाज औकात किसी प्रोटीन के साथ बाउंड हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, न्यूक्लियो प्रोटीन कहा जाता है। जिस तरह से अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो हमारे अंदर जो डीएनए होता है वो अकेला नहीं होता, वो प्रोटीन के साथ बाउंड होता है। एक प्रोटीन होती है जिसका नाम हिस्टोन है। ठीक है, ये हिस्टोन प्रोटीन का नाम है, और इस प्रोटीन के साथ हमारा डीएनए जो है वो जुड़ा हुआ होता है। तो हमारे अंदर भी जो न्यूक्लिक एसिड का डीएनए पाया जाता है वो किस फॉर्म में पाया जाता है, न्यूक्लियो प्रोटीन की फॉर्म में पाया जाता है। लेकिन वायरसेस वगैरह या बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं उनके अंदर ये हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती, तो उनके अंदर ये अकेली फॉर्म में पाया जाता है, यानी कि सिंगली जो है वो क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। और ये क्वेश्चन भी पीएमसी की टेस्ट में आ चुका है कि वो कौन सा ऑर्गेनाइजम है जिसके डीएनए के अंदर हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती, तो वो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं। तो इट मे फाउंड इन फ्री स्टेट, यानी कि ये फ्री स्टेट में पाया जाता है जैसे बैक्टीरिया वगैरह हैं, और मे बाउंडेड विद द प्रोटीन्स, और हो सकता है ये प्रोटीन के साथ क्या हो जाए, बाउंड हो जाए। जिस तरह से मैंने न्यूक्लियो प्रोटीन की बात की, हम अपनी जब ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं तो हमारे अंदर न्यूक्लियो प्रोटीन होता है। अच्छा, अब ये जो डीएनए है ये आपका टोटली न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, 100 का 100% डीएनए न्यूक्लियस के अंदर। जबकि हम आरएनए की बात करें तो 90% जो आरएनए है वो साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, और जो 10% डीएनए है वो आपका न्यूक्लियोलस के अंदर पाया जाता है। ये न्यूक्लियस नहीं है, ये न्यूक्लियोलस है। बेटा देखें, जो सेल का न्यूक्लियस होता है ना, उसके अंदर एक छोटी सी गोल राउंड बॉडी पाई जाती है जिसको न्यूक्लियोलस कहा जाता है, इस राउंड बॉडी को। और इसके अंदर जो है आपका 10% क्या पाया जाता है, आरएनए, और यहाँ पे कुछ राइबोसोम्स की सिंथेसिस भी होती है। ये इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 3 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का टॉपिक है, उसके अंदर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आपने याद रखना है, जो 90% आरएनए होता है वो साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, और जो 10% होता है वो न्यूक्लियोलस के अंदर पाया जाता है। ये न्यूक्लियोलस क्या है, एक राउंड बॉडी है जो कि न्यूक्लियस में पाई जाती है। और आरएनए को बनाने वाला कौन होता है, डीएनए होता है। ठीक है, तो आरएनए कहाँ से बनता है, डीएनए से बनता है। फिर ये एक लंबी डिबेट हो जाएगी कि किस तरह से बनता है, तो इसके ऊपर फर्स्ट ईयर के अंदर ज्यादा डिटेल नहीं है, जस्ट आपकी बेस बनाने के लिए उन्होंने बेसिक बातें लिखी हैं।
इसका जो डिटेल डिस्कशन है ना पूरे के पूरे आरएनए का, पूरे के पूरे डीएनए का, एक बड़ी अच्छी खासी लंबी चौड़ी एक पूरा चैप्टर है इंटर का, चैप्टर नंबर 6 क्रोमोसोम्स एंड डीएनए, उसके अंदर इसको बड़ा डिटेल के अंदर जो है वो डिस्कस किया गया है। तो इस चैप्टर के अंदर हम ज्यादा डीप नहीं चलेंगे, जस्ट सरफेस वाली बातें, बेसिक बातें जो आपको अभी से पता होंगी, तभी जब आप इंटर में आएंगे तो आपको वो वाला चैप्टर अच्छे तरीके से समझ आएगा, क्रोमोसोम्स एंड डीएनए वाला। अच्छा भाई, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। देखें, अगर मैं आपसे कहूं कि प्रोटीन का मोनोमर क्या है तो आप कहेंगे अमीनो एसिड। अगर मैं आपसे कहूं कार्बोहाइड्रेट का मोनोमर क्या है तो आप कहेंगे मोनोसेक्राइड। अगर मैं आपसे कहूं कि लिपिड का मोनोमर क्या है तो आप कहेंगे फैटी एसिड एंड ग्लाइसरोल। और इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूं न्यूक्लिक एसिड का मोनोमर क्या है तो आप मुझे क्या कहेंगे, न्यूक्लियोटाइड। सो न्यूक्लियोटाइड इज द मोनोमर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो ये न्यूक्लिक एसिड का क्या होता है, मोनोमर, यानी बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिल मिल के तब जाके वो क्या बनाते हैं, न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। अच्छा, अब हम इसके जो है क्लासिफिकेशन के ऊपर डिस्कस करें, मोनोन्यूक्लियोटाइड, डाइन्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब उससे पहले हमें पता तो होना चाहिए कि न्यूक्लियोटाइड क्या है। जिस तरह से मोनोसेक्राइड की हमने कंप्लीट डिस्कशन की, हमने कंप्लीट जो है वो अमीनो एसिड के ऊपर डिस्कशन किया, हमने आपको फैटी एसिड के बारे में बताया, ग्लाइसरोल के बारे में बताया। इसी तरह से पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि न्यूक्लियोटाइड खुद क्या है। मोनोमर तो है लेकिन खुद किसका बना हुआ है। तो ये जो न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल है ये बना हुआ होता है तीन चीजों का, जो आपने जहन में बिठा लेनी है। एक है फॉस्फोरिक एसिड यानी फॉस्फेट ग्रुप, और दूसरा है पेंटोज शुगर, 5 कार्बन वाली शुगर जिसका नाम राइबोस है। याद है मोनोसेक्राइड में मैंने ये आपको याद करवाई थी। और जो तीसरी चीज होती है वो होती है नाइट्रोजीनियस बेसिस, या फिर जिसे हम ऑर्गेनिक बेसिस कहते हैं। जब ये तीन मॉलिक्यूल आपस में मिल जाते हैं, फॉस्फोरिक एसिड, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजीनियस बेसिस, तब जाके आपका एक मॉलिक्यूल बनता है और उस एक मॉलिक्यूल का नाम क्या है, न्यूक्लियोटाइड। और इसी तरह से बहुत सारे जब न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलते हैं तो तब जाके आपका क्या बनता है, न्यूक्लिक एसिड बनता है। क्लियर? अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि जो नाइट्रोजीनियस बेसिस हैं, पेंटोज शुगर है या फिर फास्फोरिक एसिड है, इसके ऊपर भी हम थोड़ी थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। भाई फास्फेट ग्रुप के ऊपर तो कोई डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है, वो एक फास्फेट का ग्रुप है। और शुगर के ऊपर भी डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, मैं पहले आपको बता चुका हूं कि ऐसी शुगर जो कि 5 कार्बन की बनी हुई हो उसे पेंटोज शुगर कहा जाता है। और डीएनए के अंदर जो है वो राइबोज शुगर मौजूद होती है जो कि पेंटोज शुगर है। डिस्कशन जो हमारी होगी ना वो होगी नाइट्रोजीनियस बेसिस के ऊपर, वो होगी ऑर्गेनिक बेसिस के ऊपर। यहाँ से कई बार जो है आपकी पीएमसी के अंदर क्वेश्चंस आते हैं। तो हमारे पास दो डिफरेंट टाइप्स की नाइट्रोजीनियस बेसिस मौजूद होती हैं डीएनए के अंदर। एक को कहा जाता है प्यूरीन और दूसरी को कहा जाता है पैरामिडीन। ये याद रखना है आपने कि दो किस्मों की जो है वो नाइट्रोजीनियस बेसिस होती हैं, एक होती है प्यूरीन, दूसरी होती है पैरामिडीन। अब प्यूरीन के अंदर फिर फर्दर जो है हमारी दो और नाइट्रोजीनियस बेसिस आ जाती हैं। एक को कहा जाता है एडिनाइन जिसका सिंबल जो है वो ए है, और दूसरी आ जाती है ग्वानिन जिसका सिंबल जो है वो जी है। तो आपने याद रखना है कि प्यूरीन बेसिस के अंदर दो आती हैं, एक एडिनिन और दूसरी ग्वानिन। अच्छा, पैरामिडीन की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर तीन आती हैं, एक थायमिन जिसको टी से शो करते हैं, दूसरी साइटोसिन जिसको सी से शो करते हैं, और तीसरी यूरेसिल जिसको यू से शो करते हैं। तो टोटल हमारे पास जो नाइट्रोजीनियस बेसिस हैं वो हैं 5। उनको हमने डिवाइड किया हुआ है दो टाइप्स के अंदर, एक प्यूरीन और दूसरी पैरामिडीन। प्यूरीन के अंदर जो है वो एडिनिन और ग्वानिन आती है, पैरामिडीन के अंदर थायमिन, साइटोसिन और यूरेसिल आती है। ये बेटा नाइट्रोजीनियस बेसिस है, याद रहेगा आपको। अच्छा, अब इनके अंदर क्या डिफरेंस है कि इनको हमने अलग अलग रखा हुआ है। अगर आप इस इमेज के अंदर देखें, आप खुद मुझे बता सकते हैं कि जो प्यूरीन है उसके अंदर जो आपको ग्वानिन और जो एडिनिन दिखाई जा रही है उनके अंदर डबल रिंग स्ट्रक्चर है, ये 1 ये 2, इसी तरह से ये 1 ये 2, दो दो रिंग बनी हुई हैं। लेकिन जब हम पैरामिडीन की बात करते हैं तो इसके अंदर आप अगर थोड़ा सा फोकस करें तो तीनों के अंदर सिंगल रिंग स्ट्रक्चर मौजूद है। तो कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि पैरामिडीन बेसिस के अंदर जो तीनों आती हैं, थायमिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल, तीनों के अंदर आपको सिंगल रिंग स्ट्रक्चर मिलेगा। लेकिन जब हम प्यूरीन बेसिस की बात करते हैं यानी एडिनिन और ग्वानिन की बात करते हैं तो इनके अंदर आपको डबल रिंग स्ट्रक्चर मिलेगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि आपने याद रखनी है। लास्ट टाइम भी ये इमेज पूरी की पूरी जो है वो आपकी पीएमसी की टेस्ट के अंदर आ गई थी, तो यहाँ से जो है वो बहुत सारे पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं। अच्छा, इनके अंदर आप क्या याद करोगे, एक और चीज भी मैं आपको बता रहा हूँ
कि आप इन सारों के स्ट्रक्चर के अंदर देखें और इन सारों के स्ट्रक्चर में से एक नाइट्रोजीनियस बेस ऐसी है जिसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद नहीं है। अब आपने ये नोट करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि वो कौन सी नाइट्रोजीनियस बेस है जिसमें ऑक्सीजन मौजूद नहीं होती। ये आप लोगों की असाइनमेंट है ताकि मुझे पता चले कि आप लोग मेरे लेक्चर जो है वो कंटिन्यूसली देखते हैं और गौर से सुनते भी हैं मुझे। अच्छा, अब ये जो हमने कहा ना, जो न्यूक्लियोटाइड बनता है 3 मॉलिक्यूल का, फॉस्फेट ग्रुप का, पेंटोज शुगर का, नाइट्रोजनस बेसिस का, ये एक स्टेप में नहीं बनता, ये 2 स्टेप्स में बनता है। तो ये भी आपने याद रखना है कि फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप्स, 2 स्टेप्स के अंदर बनता है। पहले स्टेप के अंदर क्या होता है, जो नाइट्रोजीनियस बेसिस होती हैं वो पेंटोज शुगर, जो 5 कार्बन वाली शुगर है, उसके फर्स्ट कार्बन के साथ अटैच होती हैं और न्यूक्लियोसाइड बनाती हैं। देखें, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि न्यूक्लियोसाइड में अभी तक 2 मॉलिक्यूल हैं, एक नाइट्रोजीनियस बेस है, दूसरा पेंटोज शुगर है, जो कि नाइट्रोजीनियस बेस पेंटोज 5 कार्बन वाले शुगर के साथ पहले कार्बन के साथ लगी हुई है। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारे पास पूरी की पूरी एक पेंटोज शुगर है और ये इसका पहला कार्बन है और इस पहले कार्बन के साथ आप देख सकते हैं नाइट्रोजीनियस बेस जुड़ी हुई है, इसलिए हमने इसका नाम क्या रखा हुआ है, न्यूक्लियोसाइड रखा हुआ है। अच्छा, पहला स्टेप हो गया, न्यूक्लियोसाइड बन गया। अब दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं। सेकंड स्टेप में क्या होता है, जो फॉस्फेरिक एसिड होता है या फिर जो फॉस्फेट ग्रुप होता है वो पेंटोज शुगर के 5वें कार्बन पे जाके लगता है और न्यूक्लियोटाइड को पूरा करता है। देखें, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 और 5वें कार्बन पे आपको यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ नजर आ रहा है और इस तरह से आपका पूरा क्या बन जाता है, न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। तो यानी आप लोगों ने क्या देखा, जो न्यूक्लियोटाइड बन रहा है वो कितने स्टेप्स में बन रहा है, 2 स्टेप्स में बन रहा है। पहले स्टेप के अंदर जो है वो नाइट्रोजीनियस बेस पेंटोज शुगर के पहले कार्बन के साथ लग के न्यूक्लियोसाइड बनाती है। दूसरे स्टेप के अंदर जो फॉस्फेरिक एसिड है वो पेंटोज शुगर के 5वें कार्बन के साथ लग के न्यूक्लियोटाइड बनाता है। तो उम्मीद है कि यहां तक की जो डिस्कशन है वो आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब हम इसकी बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, ताकि अब आपको अच्छे तरीके से समझ आए। न्यूक्लियोटाइड को भाई हमने 3 क्लासेस के अंदर डिवाइड किया हुआ है। एक है मोनोन्यूक्लियोटाइड, दूसरा है डाइन्यूक्लियोटाइड और तीसरा है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब मैं डायरेक्ट मोनोन्यूक्लियोटाइड की बात करता, आपको पता न्यूक्लियोटाइड का नहीं होता, तो इसलिए पहले मैंने न्यूक्लियोटाइड का कंप्लीट लेक्चर आपको समझा दिया। अब हम क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहली जो टाइप है वो है मोनोन्यूक्लियोटाइड। मोनो मीन्स 1, न्यूक्लियोटाइड मीन्स के ये वो होगा जिसके अंदर सिर्फ एक ही न्यूक्लियोटाइड होगा। अच्छा, अब न्यूक्लियोटाइड तो लाजमी होगा, लेकिन आपने याद रखना है कि ये ना तो डीएनए का पार्ट होता है ना ही आरएनए का पार्ट होता है। ठीक है, ना डीएनए का पार्ट है ना आरएनए का पार्ट है। किसकी बात कर रहा हूं, मोनोन्यूक्लियोटाइड की। इसमें जस्ट न्यूक्लियोटाइड होगा और उस न्यूक्लियोटाइड के अंदर आपको कुछ एक्स्ट्रा फॉस्फेट ग्रुप नजर आएंगे। हमने कहा ना एक फॉस्फेट ग्रुप होता है, लेकिन जब मोनोन्यूक्लियोटाइड की हम बात करते हैं, जो कि ना तो डीएनए का पार्ट है ना तो आरएनए का पार्ट है, इसके अंदर आपको कुछ एक्स्ट्रा फॉस्फेट ग्रुप मिलेंगे। किसी के अंदर 2 मिलेंगे, किसी के अंदर 3 मिलेंगे, किसी के अंदर 1 एक्स्ट्रा फॉस्फेट मिलेगा। तो इस तरह से ये लिखा हुआ है कि इट इज द नॉट पार्ट ऑफ द डीएनए एंड आरएनए, सम ऑफ दीज हैव एक्स्ट्रा फॉस्फेट ग्रुप। कुछ ऐसे होते हैं जिनके साथ एक्स्ट्रा जो है वो फॉस्फेट ग्रुप लगे हुए होते हैं, जैसे एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। कितने फॉस्फेट लगे हुए होंगे, 2। इसी तरह से एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, कितने फॉस्फेट लगे हुए हैं, 3। तो इस तरह से किसी में 2। इसी तरह से एएमपी भी होता है, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, उसमें 1 एक्स्ट्रा फॉस्फेट लगा हुआ होगा। पर याद रखना है ये डीएनए आरएनए का हिस्सा नहीं है, जस्ट न्यूक्लियोटाइड का टॉपिक है, तो इसलिए हमने इसको न्यूक्लियोटाइड में रख दिया। भाई एटीपी और एडीपी क्या काम करते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है एटीपी वर्क एज एनर्जी स्टोरिंग, कैरिंग एंड एनर्जी प्रोवाइडिंग मॉलिक्यूल। एनर्जी को स्टोर भी करता है, एनर्जी को बॉडी के अंदर लेके भी जाता है, और जिस सेल को जरूरत होती है मेटाबॉलिक रिएक्शन के लिए उसको प्रोवाइड भी करता है। ये एटीपी कहलाती है, हमारी एनर्जी करेंसी कहलाती है सेल की। जिस तरह से आप पाकिस्तान में अपनी करेंसी को इस्तेमाल करके अपनी ज़रूरत को पूरा करते हैं, अपनी जेब में उसको स्टोर करते हैं, जहां जाते हैं उसको लेके जाते हैं, जहां ज़रूरत पड़ती है उसको वहां पे खर्च करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह से सेल के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो एटीपी के अंदर होती है। वो एटीपी एनर्जी को स्टोर भी करती है, अपने साथ लेके भी चलती है, जिस रिएक्शन के अंदर काम आती है उसको वहां पे जाके प्रोवाइड कर देती है। भाई कितनी एनर्जी देता है एटीपी का एक मॉलिक्यूल, तो एनर्जी का एक एटीपी का मॉलिक्यूल आपको 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल या फिर 31.81 किलो जूल के हिसाब से एनर्जी देता है। या तो आप ये वाला यूनिट याद रखें
7.3 किलो कैलोरीज पर मोल। अमूमन ये बहुत ज़्यादा आता है और ये बहुत कम आता है 31.81 किलो जूल। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि ए में इसको रख देते हैं और बी में इसको रख देते हैं, सी में बोथ एंड बी। हम ज़्यादा जब होशियार बनते हैं तो हम देरी नहीं करते, ए पे क्लिक करके बैठ जाते हैं, बाद में जब चेक करते हैं यार ये भी था, ये ओवर राइटिंग तो मानी नहीं जाएगी। तो इस चीज़ का भी आपने ख्याल करना होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट दी मोनोन्यूक्लियोटाइड। ये डीएनए आरएनए का पार्ट नहीं होता, इसमें कुछ एक्स्ट्रा फास्फेट ग्रुप लगे हुए होते हैं, उनके अंदर एनर्जी क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है। कितनी एनर्जी स्टोर होती है, 7.3 किलो कैलोरी या 31.81 किलो जूल। यहाँ पे ये एक साइकिल आप लोगों को नजर आ रही होगी। देखें ये हमारे पास एक एटीपी का मॉलिक्यूल है, इसमें एडिनाइन जो है वो नाइट्रोजीनियस बेस है, इसलिए तो इसे एडिनोसिन कहा जाता है। राइबोस शुगर मौजूद होगी। अब देखें कितने फास्फेट एक्स्ट्रा लगे हुए हैं, 1 2 3, 3 फास्फेट जो है वो एक्स्ट्रा लगे हुए हैं। तो यहाँ से जब मैं एक फास्फेट को निकालूंगा, इसका यहाँ से जब मैं बॉन्ड तोड़ूंगा, तो आपको पता है कि बॉन्ड को जोड़ने के लिए भी एनर्जी लगती है, तो जब तोड़ते हैं तो वही एनर्जी रिलीज हो जाती है। तो देखें जब मैंने फास्फेट का बॉन्ड यहाँ से तोड़ा, 3 में से मैंने एक निकाल दिया, बॉन्ड तोड़ दिया, तो यहाँ पे क्या निकली, एनर्जी निकली फॉर सेल। अब सेल इसको काम में इस्तेमाल करेगा। पीछे कितने फास्फेट बचे, 2 फास्फेट बचे, और इस तरह से जो नया मॉलिक्यूल बनेगा वो एडीपी बनेगा, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। अभी कितने फास्फेट है इसके अंदर, 2। फिर हम क्या करेंगे, इस एडीपी को दोबारा चार्ज करेंगे, दोबारा एनर्जी देंगे, इसको दोबारा एक फास्फेट देंगे और ये दोबारा से क्या बन जाएगा, एटीपी बन जाएगा। इस तरह से एनर्जी को देखो स्टोर कर रहे हैं, फिर यहाँ पे एनर्जी को रिलीज करके हम इस्तेमाल कर रहे हैं, दोबारा से एडीपी बन जाता है, फिर एडीपी को दोबारा फॉस्फेट भी देते हैं, एनर्जी भी देते हैं फूड से, फिर वो दोबारा से क्या बन जाता है, एटीपी बन जाता है। मैं आपको पूरा एटीपी बनाने का प्रोसेस इंशाल्लाह बायो एनर्जेटिक्स वाले चैप्टर के अंदर जरूर समझाऊंगा कि एटीपी का मॉलिक्यूल बनता किस तरह से है, एनर्जी किस तरह से स्टोर करता है, कैसे, इंशाल्लाह सारी चीजें हम चैप्टर नंबर 4 नई बुक के हिसाब से बायो एनर्जेटिक्स में डिस्कस करेंगे, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जस्ट मैं आपको एडीपी और एटीपी वाला कॉन्सेप्ट देने लगा हूँ। ये जो पॉइंट लिखी थी कि ऑन कन्वर्जन ऑफ एटीपी इनटू एडीपी, जब एटीपी एडीपी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है तो जितनी एक फॉस्फेट एनर्जी, बॉन्ड की एनर्जी जो रिलीज होती है वो इतनी होती है। इस साइकिल के अंदर भी आप लोग देख सकते हैं, ये पूरा एटीपी का मॉलिक्यूल है, आपने इसका एक फॉस्फेट निकाला, ये एनर्जी रिलीज हुई 7.3 किलो कैलोरीज, एडीपी बन गया, फिर इसको आपने फॉस्फेट ग्रुप भी दिया, एनर्जी भी दी, तो चार्ज होकर दोबारा क्या बन जाएगा, एटीपी बन जाएगा। ठीक है बाबा। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है डाइन्यूक्लियोटाइड। ये भी बहुत आसान सा है, ये भी ना तो आपके डीएनए का पार्ट है ना तो आपके आरएनए का पार्ट है। ठीक है, अब इसके अंदर 2 न्यूक्लियोटाइड मौजूद होते हैं जिनके बीच में जो बॉन्ड होता है वो कौन सा बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ये जो है आपने याद रखना है। जो मोस्ट कॉमन हमारे पास जो डाइन्यूक्लियोटाइड होते हैं वो है एक NAD निकोटिनोमाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, दूसरा जो है वो है FAD फ्लेविन एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। याद रहेगा आपको, ये दोनों बेटा क्या है, डाइन्यूक्लियोटाइड, यानी इसमें टोटल कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं, बस 2। ठीक है, 2 न्यूक्लियोटाइड जब आपस में मिलेंगे तो उसे डाइन्यूक्लियोटाइड कहा जाएगा। इसकी 2 एग्जाम्पल आपकी बुक में लिखी हुई है, एक NAD और दूसरा FAD, टिनोमाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, फ्लेविन एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये इनकी फुल फॉर्म है। जिस तरह से आपने मोनोन्यूक्लियोटाइड का काम देखा कि वो एनर्जी प्रोवाइड करता है, ये जो NAD हैं, जो FAD हैं, ये क्या करते हैं, ये कोएंजाइम की तरह काम करते हैं, एंजाइम के साथ मिलके काम करते हैं। इनकी आदत है एंजाइम के साथ मिल जाते हैं और उसका हाथ बटाते हैं। क्या काम करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को कैरीज करते हैं। देखिए जब रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं, जब ऑक्सीडेशन होती है, रिडक्शन होती है, आप लोगों को पता है इसमें इलेक्ट्रॉन निकल रहे होते हैं, आ रहे होते हैं, गेन हो रहे होते हैं, लॉस हो रहे होते हैं। इन रिएक्शंस को रिडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है, जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो, रिडक्शन भी हो। तो उस दौरान जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो उनको कैरी करना, उनको एंजाइम्स के साथ, जो एंजाइम्स इलेक्ट्रॉन निकालता है, फिर ये NAD क्या करते हैं, उन एंजाइम्स उन इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर ले लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं, उनके अंदर एनर्जी भी होती है। तो ये जो NAD होते हैं ये को एंजाइम्स की तरह काम करते हैं, यानी कि एंजाइम के साथ काम करते हैं और इलेक्ट्रॉन को कैरी करते हैं। जिस तरह से ये जो मोस्ट कॉमन एंजाइम जिसके साथ ये काम करते हैं उसका नाम क्या है, डीहाइड्रोजिनेस एंजाइम। ये वो एंजाइम है जो डीहाइड्रोजिनेशन करवाता है। फिर जैसे डीहाइड्रोजिनेशन करवाता है तो वहां से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकलते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन उठा के फिर किसके हवाले कर देता है, NAD के हवाले कर देता है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया इट कैरीज इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड एनर्जी। तो जो भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी, जो प्रोटॉन होंगे एनर्जी होगी, उनको ये क्या करता है, कैरी करके चलता है। अब कैसे बाहर निकालता है एनर्जी को,
फिर ये डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम, फिर इलेक्ट्रॉन कैसे निकलते हैं, प्रोटॉन कैसे निकलते हैं, एनर्जी कैसे निकलती है, जब NAD के साथ लग जाती है तो किस तरह से एनर्जी वाले NAD को शो किया जाता है, इलेक्ट्रॉन वाले NAD को शो किया जाता है। ये सारी डिस्कशन इंशाल्लाह डिटेल के अंदर हम चैप्टर नंबर 4 बायोएनर्जेटिक्स के अंदर करने वाले हैं, तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब मैं NAD का नाम लूँ तो आपको पता होना चाहिए ये कोएंजाइम है और डाइन्यूक्लियोटाइड है। जब मैं FAD का नाम लूँ तो आपको पता होना चाहिए ये कोएंजाइम है, डाइन्यूक्लियोटाइड है। एक और इम्पॉर्टेंट बात आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, जो कि PMC की टेस्ट में भी एक बार क्वेश्चन आया था। ये जितने भी डाइन्यूक्लियोटाइड के साथ ये जो NAD कोएंजाइम लगे हुए हैं ना, ये मोस्टली विटामिन्स डेरिवेटिव होते हैं। अब आपको पता है ये जो निकोटीन है ये एक विटामिन है, ये फ्लेमिन जो है ये किस्म का विटामिन है। तो मोस्टली जितने भी कोएंजाइम्स होते हैं, डाइन्यूक्लियोटाइड जितने भी कोएंजाइम्स होते हैं वो विटामिन के बने हुए होते हैं, आपने याद रखना है। और विटामिन होते हैं ऑर्गेनिक, तो ये NAD FAD भी क्या होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं, आपने याद रखना है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो लास्ट मॉलिक्यूल बचा वो बचा पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या होगा, जिस पॉली मीन्स मेनी, न्यूक्लियोटाइड तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि वो मॉलिक्यूल जो 3 चीजों का बना हुआ हो। ये वो मॉलिक्यूल है जो कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स का बना हुआ होता है। और हमारा जो न्यूक्लिक एसिड है, हमारा जो DNA है, जो RNA है, वो ना तो मोनोन्यूक्लियोटाइड था ना तो डाइन्यूक्लियोटाइड था, वो था पॉलीन्यूक्लियोटाइड। इसमें बहुत सारे DNA के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मौजूद होते हैं, RNA के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जो हैं वो मौजूद होते हैं। अच्छा भाई, अब ये जो DNA है ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को इनकोड करता है, इसके अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, कौन सी प्रोटीन बनानी है, कौन सा हार्मोन बनाना है, कौन से सेल के अंदर जीन एक्टिवेट करने, कौन से सेल के अंदर जीन एक्टिवेट नहीं करने। हमारी बॉडी के हर करेक्टर का जो जीन है वो सारा का सारा जेनेटिक इंफॉर्मेशन DNA में होती है। RNA का बेटा आपकी बॉडी के अंदर सिर्फ एक, बस वाहिद एक काम होता है, वो होता है सिंथेसिस ऑफ डिफरेंट प्रोटीन्स। बॉडी के अंदर मुख्तलिफ किस्मों की प्रोटीन्स बनाना, फिर चाहे वो एंजाइम प्रोटीन हो, हार्मोन प्रोटीन हो, ग्रोथ फैक्टर वाली प्रोटीन हो, जीन एक्टिवेटर वाली प्रोटीन हो, लेकिन जो भी प्रोटीन बनेगी, जिस भी नेचर की बनेगी, आप याद रखना उस प्रोटीन को बनाने के लिए हम मदद किसकी लेंगे, RNA की लेंगे। बस RNA का यही काम होता है। लेकिन जो प्रोटीन बननी होती है ना, चाहे एंजाइम वाली हो, चाहे हार्मोन वाली हो, चाहे ग्रोथ फैक्टर वाली हो, चाहे जीन एक्टिवेटर वाली हो, वो RNA खुद से नहीं बना सकता। वो तब तक नहीं बनाएगा जब तक उसे DNA मैसेज नहीं देगा, DNA कोड नहीं देगा। कौन सी प्रोटीन बनानी है, कब बनानी है, किस वक्त बनानी है, ये फैसला DNA करेगा। DNA कोड देगा कि आपने केराटिन प्रोटीन बनानी है, DNA फैसला करेगा कि आपने इंसुलिन प्रोटीन बनानी है, DNA कोड देगा कि आपने हीमोग्लोबिन को बनाना है। तो लिखा हुआ है बाय द हेल्प ऑफ DNA बिकॉज द कोड्स which makes proteins are encoded in DNA। मैंने कहा ना जेनेटिक इंफॉर्मेशन तो है ही DNA के अंदर, कौन सी जीन बनानी है, कौन सा प्रोटीन बनाना है, सारा का सारा DNA के अंदर है। तो इस तरह से जो भी RNA प्रोटीन बनाएगा अपनी मर्जी से नहीं बनाएगा, DNA से कोड लाएगा। अब ये चैप्टर नंबर 6 के अंदर मैं दोबारा से आपको कह रहा हूं कि एक अच्छी खासी डिबेट है, छोटी मोटी भी नहीं है, एक अच्छी खासी डिबेट है। उसके अंदर बाकायदे लिखा हुआ है कि कोड क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, कितने लेटर्स के होते हैं, कौन लेके आता है, सारी चीजें जो हैं वो आपको चैप्टर नंबर 6 में। लेकिन अभी आपको जो बेसिक बातें बताई जा रही हैं कि ये कोड कौन लेके आता है, कौन देता है, कौन प्रोटीन बनाता है, ये बातें आप लोगों को जो है वो पता होनी चाहिए लाजमी। अच्छा, अगर हम DNA और RNA की बात करें तो इन दोनों का जो स्ट्रक्चर होता है वो मोस्टली सिमिलर होता है। सिमिलर मीन्स मिलता जुलता, सेम नहीं होता, क्योंकि दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, लेकिन उनके अंदर कुछ फर्क मौजूद होते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ लिखे हुए हैं, आपको पता होने चाहिए। DNA के अंदर डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है, यानी कि हमने जो पेंटोज शुगर पढ़ी थी उसके अंदर कार्बन कितने होते हैं, 5, हाइड्रोजन कितने होते हैं, 10, ऑक्सीजन कितने होते हैं, 5, ठीक है ना। पेंटोज शुगर की नॉर्मली जो है वो मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन जब हम DNA की बात करते हैं तो उसमें ऑक्सीजन 5 नहीं होते, ऑक्सीजन होते हैं 4। डीऑक्सी मीन्स एक ऑक्सीजन कम होता है, तो इसलिए DNA को कहा भी यही जाता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। राइबोज शुगर तो है, डीऑक्सी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उसमें एक ऑक्सीजन क्या होता है, कम होता है, ठीक है। सो DNA कंटेन डीऑक्सीराइबोज शुगर और RNA कंटेन राइबोज शुगर। इसके अंदर जो है वो राइबोज शुगर होती है बाकायदे 5 ऑक्सीजन के साथ। अब इसका रीजन है वो इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 6 के अंदर। DNA के अंदर जो नाइट्रोजीनियस बेसिस मौजूद होती हैं आपको पता होना चाहिए वो कौन कौन सी होती हैं। एडिनिन होती है, ग्वानिन होती है, साइटोसिन होती है, थायमिन होती है।
कितनी इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा है कि डीएनए के अंदर यूरासिल नहीं होती, कितनी इंपॉर्टेंट बात है। इसी तरह से जब हम आरएनए की बात करें तो उसके अंदर एडेनिन होगी, ग्वानिन होगी, साइटोसिन होगी, यूरासिल होगी, जबकि इसके अंदर थायमिन नहीं होती। यानी देखो कितना बड़ा एक डिफरेंस इन्होंने आप लोगों को बता दिया है। अब क्यों नहीं होती, डीऑक्सी शुगर क्यों है, इंशाल्लाह ये फिर जब हम डिटेल डिस्कस करेंगे। अभी आपको बस ये पता होना चाहिए डीएनए जो है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, यानी इसके इस तरह से 2 स्ट्रैंड होते हैं इस तरह से। अगला स्ट्रक्चर डीएनए, अगला टॉपिक डीएनए के स्ट्रक्चर का है, समझाऊंगा। और जो आरएनए होता है वो आपका सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। डीएनए की कोई भी टाइप नहीं होती, जबकि आरएनए की 3 काइंड्स होती हैं, 3 टाइप्स। एक ट्रांसफर आरएनए, इसमें ए आएगा, ठीक है, मेरी गलती, आई एम सॉरी। दूसरा मैसेंजर आरएनए और तीसरा राइबोसोमल आरएनए। अब ये 4 फर्क आप लोगों को आने चाहिए। उसके अलावा भी बहुत सारे फर्क हैं, बहुत सारे। जिस तरह से अभी एक फर्क हम ये भी तो लिख सकते हैं ना, डीएनए के अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है और आरएनए जो है वो प्रोटीन बनाता है। हम ये भी तो लिख सकते हैं डीएनए न्यूक्लियस में पाया जाता है, आरएनए जो है वो साइटोप्लाज्म में। बहुत सारे फर्क हैं, आप बहुत सारे लिख सकते हैं, लेकिन 3-4 फर्क किसी भी चीज को डिफरेंशिएट करने के लिए बहुत ज्यादा होते हैं। और आपसे अगर पूछा जाए कि प्राइमरीली डीएनए आरएनए में जो डिफरेंस रखता है वो इन सारी चीजों में किस चीज में रखता है, नाइट्रोजीनियस बेसिस में, स्ट्रैंड की फॉर्म में, काइंड की फॉर्म में, या राइबोस शुगर की फॉर्म में। तो आप याद रखना बेटा, शुगर की फॉर्म में। जो प्राइमरी, जो पहला डिफरेंस है ना, वो शुगर का ही काउंट किया जाता है। ये भी डिफरेंस है, ये भी डिफरेंस, लेकिन काउंट हमेशा किसका किया जाता है, डीऑक्सी राइबोस शुगर का, कि इसके अंदर डीऑक्सी होती है और इसके अंदर राइबोस शुगर। अगर इतनी बातें भी आपको समझ आ गई ना डीएनए और आरएनए के बारे में, तो जब डिटेल आप समझोगे तो आपको अच्छे तरीके से टॉपिक समझ आ जाएगा। ठीक है, तो हम अपनी डिस्कशन को यहीं पे करते हैं खत्म। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डीएनए के स्ट्रक्चर के ऊपर डिस्कस करेंगे, आरएनए के ऊपर डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हमारा एक लास्ट टॉपिक रह जाएगा कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। फिर हमारा चैप्टर ये वाइंड अप हो जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।